सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। आज का प्रोग्राम मोमबत्ती माफिया वालों और इंडिया से एकतरफा दोस्ती की हसरत अपने दिल में पालने वालों के लिए हरगिज़ नहीं। उनसे इस्तदा है कि या तो टीवी बंद कर दें या तो कोई और काम ढूंढ लें। नाम नेहाद भारतीय सेक्युलरिज्म का पर्दा पूरे तौर पर फाश हो चुका है। दिल्ली भारत का दारुल खिलाफा इस वक्त मुकम्मल तौर पर भारतीय मुसलमानों का मक्तल बन चुका। हिंदू इंतहा पसंदों के हाथों अब तक बीबीसी के मुताबिक 23 अफराद शहीद हो चुके। जख्मियों की तादाद 200 से कम किसी तौर नहीं। याद रहे कि ये सब कुछ उस वक्त में हो रहा है कि जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद हिंदुस्तान की सरजमीन पर नाजिल थे। हिंदुत्वा के नाम लेवाओं ने ऐसे ऐसे गुल खिलाए हैं कि अलामान अल हफीज बाबरी मस्जिद की फतह और उसकी शहादत के बाद जब बस न चला तो एक और मस्जिद के मीनार पर चढ़कर गेरुआ परचम लगाया गया और जब फिर भी दिल न भरा तो उस मस्जिद के अगले हिस्से को ही शहीद कर दिया गया। कुछ और जुनूनियत का अहवाल जानना हो तो जरा उन बेचारों की फुटेज देखिए जिनको हिंदू बलवाई घसीट घसीट कर महज इस जुर्म में नमूना इबरत बनाने पर तुले हुए हैं कि वो मुसलमान हैं। मुसलमान ताजिरों की दुकान, उनका मकान सब नजर आतिश किया जा रहा है। कई इलाकों में तो उल्टी पुलिस जो है वो बलवाइयों की मददगार है। मुख्तलिफ मुकामात पर खुद सहाफियों से पूछगछ के फराइज अंजाम देती टोलियां, हिंदू बलवाइयों की टोलियां सहाफियों से पूछ रही हैं कि अपनी शनाख्त बताओ, तुम हिंदू हो, मुसलमान हो या कुछ और। केजरीवाल का हाल भी बिल्कुल वैसे ही है कि जिस तरह से पाकिस्तान में जब लियारी गैंगवॉर और एमक्यूएम के कारिंदे मिलकर लोगों को यके बाद दीगरे अपनी बर्बरियत का निशाना बना रहे थे, तो जो उस वक्त कायम अली शाह का हाल था उसी तरह से इस वक्त केजरीवाल का हाल है। भारतीय हिंदुओं की बलवाइयों की जुनूनियत का अहवाल बता रहे हैं मारूफ भारतीय सहाफी रवीश कुमार। जरा मुलाहिजा कीजिए। ऐसा नहीं कि रोड पर खड़ा कोई टटपूंजिया, कोई जाहिल, कोई बड़बोला मुसलमानों के खिलाफ अपना यह बोग्ज निकाल रहा है। यह सिलसिला बहुत ऊपर तक जाता है। हिमाचल प्रदेश का वजीर आला कह रहा है कि भारत माता की जय कहने वाला ही सिर्फ हिंदुस्तान में रहेगा, यह हक सिर्फ हमारा है। और जरा मुलाहिजा कीजिए अमरीकी बड़बोले डोनाल्ड ट्रंप की बेहिसी। डोनाल्ड ट्रंप ने इन फसादात को, इन मुस्लिम कुछ फसादात को भारत का दाखिली मामला कहकर बात को इधर उधर कर दिया है। अब आपको दिखाते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की एक ऐसी रिपोर्ट जिसमें एक और मारूफ भारतीय सहाफी खुद अपनी सरकार, भारत के प्रधानमंत्री, साबिक गुजरात के कस्साब, साबिक चाय फरोश नरेंद्र मोदी के खिलाफ FIR कटवाता दिखाई दे रहा है। आपसे तारुफ करा देते हैं अपने पैनलिस्ट का। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मोहतरमा आयशा नवाज, राजा खुर्रम परवेज साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी फ़राइज़ अंजाम देंगे, और मोहतरमा रुमीना खुर्शीद साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ इस शो में मौजूद हैं। तमाम मुअज़्ज़िज़ीन को इस शो में खुशामदीद कहते हुए हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्जन लेने के लिए मोहतरमा आयशा नवाज साहिबा का रुख करूँगा। मैम, ये मुझे बताइएगा सबसे पहले, पाकिस्तान ने क्या कुछ नहीं किया, उसके बावजूद भी हाल ये है। हम सिर्फ इसी एक बात पर खुशी से फूले नहीं समा रहे। ठीक है, ये हमारी कामयाबी भी है, ये हमारी ही कामयाबी है कि भारत में खड़े होकर डोनाल्ड ट्रंप ने हम पर तबर्रा नहीं फरमाया, लेकिन ये आधा सच है।
और पूरा सच ये है कि हाफिज सईद, लश्कर तैयबा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब की दुकानें बंद करने के बावजूद आज भी हम आलमी बरादरी का वो एतमाद हासिल नहीं कर सके हैं कि जिसको पाने की तमन्ना रखना महज एक दीवाने का ख्वाब है। उसको पाने के लिए आप सब कुछ करते चले जाइए, आपको एंड तक बहरहाल वो एक संगे मील देखना नसीब नहीं होगा जिसे एतमाद कहते हैं, और वो भी आलमी बरादरी का। क्या फरमाएंगी? बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखें, आलमी बरादरी का जो एतमाद है वो ओवरनाइट नहीं आता है। हमें ये बात को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। जो डिप्लोमेटिक टाइज़ होती हैं इसके अंदर ये क्रेडिट गेन करने का क्रेडिट गेन होता है, इस तरह से काम होता है। मैं आई विल स्क्रैच योर बैक, यू विल स्क्रैच माई बैक, एंड इवेंचुअली जब बड़े बड़े इशूज़ आते हैं तो हम एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। और मसला ये हुआ है कि पिछले 70-72 सालों में पाकिस्तान ने जिस किस्म का क्रेडिट गेन करना चाहिए था हमें इंटरनेशनली, हमने वो गेन नहीं किया है। 1-1.5 साल में हमने बहुत ज़्यादा हमने बेहतरी लाए हैं इसके अंदर, और चीज़ें बेहतर हो रही हैं, और इसका इम्पैक्ट आपको इंटरनेशनली नज़र आ रहा है। चाहे वो UN के अंदर हम लोगों की रिप्रेजेंटेशन हो रही हो, चाहे वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में हो रही हो, या मुख्तलिफ जगहों पर हो रही हो, आपको नज़र आ रहा है वो इम्पैक्ट। या बाकी मुल्कों से जो रिएक्शन है, टर्की है और दूसरे ममालिक हैं, जो रिएक्शन है वो नज़र आ रहा है। फॉरेन मिनिस्ट्री हमारी शाह महमूद कुरैशी साहब जिस तरह से काम कर रहे हैं, वी मस्ट अप्रिशिएट दैट। जिस तरह से खान साहब को इंटरनेशनली अप्रिशिएट कर रहे हैं, वी मस्ट अप्रिशिएट दैट, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू रिमेंबर कि 1.5-2 साल में कितना खो सकता है। ये जो पिछले इतने सालों में जो क्रेडिट हमें गेन करना चाहिए था, जिसका फ़ायदा हमें मुश्किल वक्त में उठाना चाहिए था, जो कि कश्मीर वाली सिचुएशन है, उसमें हमारे पास क्रेडिट था ही नहीं इस्तेमाल करने को, इसलिए हम लोगों को प्रॉब्लम्स हुई हैं। और जहाँ तक नरेंद्र मोदी साहब की बात है, देखिए इस दुनिया के अंदर हम एक अजीब सी सतह पे खड़े हैं जिसके अंदर डर को बेच के हम लोग हुकूमत में आ रहे हैं। चाहे आप US को देखें, जिसके अंदर या डर बिक रहा है या ये समझाया जा रहा है कि कोई एक हिस्सा, कोई एक पॉपुलेशन का हिस्सा जो है वो बाकियों से बेहतर है। चाहे वो वाइट सुप्रीमेसी हो, चाहे वो हिंदुइज्म हो, हर जगह पे एक सर्टेन फिलॉसफी को बेचा जा रहा है कि आप बाकियों से बेहतर हैं और बाकियों को छोटा बनाया जाए। जब नरेंद्र मोदी साहब पहली दफ़ा इलेक्शन जीत के आए थे तो हमें ये प्रॉब्लम नज़र आ रही थी, और इसके ऊपर बहुत सारी बात भी की गई थी। और गुजरात के बाद देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, घर में किसी बच्चे को बदतमीजी करने से एक दफ़ा ना रोका जाए तो दूसरी बार बदतमीजी और ज़्यादा होती है, और तीसरी बार उसके बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन मैडम अनफॉर्चुनेटली ये FIR खुद आपकी हुकूमत, आपके हुक्मरानों के खिलाफ कट जाती है। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, कैसे मैं वजाहत करता हूँ। राजा खुर्रम परवेज़ अशरफ साहब, सर मोहतरमा ने जो कहा अगर मैं अपने अल्फाज में बयान करूँ तो पूत के पाँव पालने में दिखाई देते हैं। जो हुकूमत पहले टेन्योर में अपना मुंह विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ब्लैक करा चुकी हो, मैं मोदी की बात कर रहा हूं, उस कसाब की बात कर रहा हूं जिसके क्रेडिट पर गुजरात के 2000 से जायद मुसलमानों का खून है, हुजूर वाला। उसके बावजूद यहां हमारी हुकूमतों का हाल यह था कि नवाज शरीफ साहब खुद उड़ान भर के उस बदबख्त की, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, प्लीज पार्डन मी यूजिंग दिस वर्ड, हलफ बर्दारी की तकरीब में चले गए। वो आया, आकर के उनकी नवासी की शादी में केक खा के चला गया। यहाँ से हमने आम के तोहफे भिजवाए, वहाँ से हमने उसे एक इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलवाया, सजन जिंदाल, जिसका नाम है मरी की पहाड़ियों पर डुइट गाए गए। उसके बाद जब इमरान खान साहब, यानी आप यूँ समझ लीजिए कि बाल्फाज दीगर अपोजिशन की ज़ुबान में जिहादी ब्रिगेड के हाथ ये इख्तिदार लगा, उसके बाद भी हमने ये देखा कि खान साहब ने फरमाया कि मोदी के बरसर इख्तिदार आने पर हमें कुछ खुशफहमियाँ हैं, अब कुछ मामलात बेहतर हो जाएंगे। हुजूर मोतिया तो हमारी अपनी आंखों में, हम इंडिया को क्यों कोस रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल आरफीन साहब बहुत मेहरबानी। बिल्कुल आपके सवाल का जवाब देने से पहले जो पहले मोहतरमा ने बात फरमाई, मैं उस पर थोड़ी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगा। देखें जी, पाकिस्तान का हमेशा से जो स्टांस रहा है, रवैया रहा है, वो अमन का रहा है, लेकिन हमें हकीकत पसंदी से काम लेना होगा। और इसमें कोई शक नहीं कि जब मुसलमानों के ऊपर बात आती है तो आलमी बरादरी का, इंटरनेशनल कम्युनिटी का बिल्कुल एक डबल स्टैंडर्ड है। चाहे वो कश्मीर के मुसलमान हो, चाहे वो भारत के मुसलमान हो, वो फ़लस्तीन के मुसलमान हो, रोहिंग्या में क्या हो रहा है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये इसमें हमें ख़ुद देखने की ज़रूरत है कि ये जो डबल स्टैंडर्ड दुनिया का है, इसके ख़िलाफ़ हमें कोई आवाज़ उठानी चाहिए। चाहे वो बड़ी बड़ी सुपर पावर्स हैं दुनिया की, अमेरिका है, दीगर ममालिक हैं, यूनाइटेड नेशंस का किरदार आपके सामने है। नूरुल आरफीन भाई, क्या किया इन्होंने आज तक, कहाँ गई वो करारदादें और क्या किया गया? जहाँ जहाँ मुसलमान लफ्ज़ आता है, मुसलमान कौम आती है, वहाँ पर बिल्कुल बेहिसी दिखाई जाती है और कोई इकदाम नहीं उठाया जाता।
हम दूसरों को पे क्या गिला करें, हम दूसरी कौमों को क्या कहें जब हमारे अपने OIC का कौन सा किरदार कोई बड़ा काबिल फ़ख्र है जी, इस पर भी बात होनी चाहिए। उसको टूथलेस टाइगर कहा जाता है। और वो अगर यही हालात रहे तो हमें अगर हकीकत पसंदी से हम बात करें और खुल के बात करें तो हमारे लिए एक मायूस कुन सूरत हाल है मुसलमानों के लिए दुनिया में इस वक्त। अब आ जाते हैं पॉइंट स्पेसिफिक जो आपने बात की मोदी की। कोई शक नहीं, एक शख्स जो जहनी तौर पर जंगी जनून में मुब्तला है, जिसका माइंडसेट जो है वो हेट्रेड का माइंडसेट है, खून खराबे का माइंडसेट है, नफ़रत का माइंडसेट वो आदमी बेचता है। वो बंदा उसका माजी बताता है, इक़्तिदार में आता है, वो बनता है वज़ीर आला गुजरात का, हज़ारों मुसलमानों का खून उसके हाथ पर है। अब वो वज़ीर आज़म बनता है जब भारत का, तो देखें कश्मीर में क्या हो रहा है और मुसलमानों के साथ इंडिया के अंदर क्या हो रहा है। और ये भी याद रखिए कि ये वही मोदी है जिसको गुजरात के वाक़ये के बाद गुजरात में जो कत्लेआम हुआ मुसलमानों का, इसी अमेरिका ने इसको वीज़ा देने से इनकार किया। इसी मोदी को बहुत सारे ममालिक जो थे वो वेलकम नहीं करते थे। और आज फिर ये दुनिया के लिए सोचने का मकाम है। देखें एक बात तो बड़ी वाज़ेह है जी, मुसलमानों के ऊपर जो कुछ हो रहा है, हर आने वाला दिन जो है वो ये साबित कर रहा है कि जो 2 नेशन थ्योरी थी वो ठीक थी। और कुछ एक ख़ास तबका था मुसलमानों के इंडिया के अंदर जो इसकी मुखालफत भी करता रहा। ये बातें रिकॉर्ड भरे, मेरा ख्याल है आज उनकी भी आंखें खुल जानी चाहिए। और अगर अगेन आई वुड से अगर हकीकत पसंदी से जायज़ा लिया जाए तो मुसलमानों के लिए एक मायूस कुन सूरत हाल है। गॉट का पॉइंट। मैडम रुमीना खुर्शीद साहिबा, ज़हमत की माजरत, इंतज़ार की ज़हमत की माजरत। कमिंग टू यू मैम, आपका व्यू पॉइंट इस एक पूरी अफसोसनाक सूरत हाल पर जानने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा मैडम, पिछली हुकूमतों की अगर हम बात करें जिनके खिलाफ हमने अभी थोड़ी देर पहले FIR काटने की नाकाम कोशिश की, एक हुकूमत तो आपकी भी थी, आपके दौरे हुकूमत में भी कुछ ऐसा हुआ जो शायद नहीं होना चाहिए था, कुछ अगर आप इरशाद फरमाएं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया नूर अपने प्रोग्राम में दावत देने का। और दूसरी बात, जहाँ तक आपने बात की और कि हमारी हुकूमत में क्या क्या हुआ और किस तरह से हुआ है, तो देखिए मैं समझती हूँ कि हमारी हुकूमत हो या ये वाली हुकूमत हो या कोई भी हो, हर किसी ने हमेशा ये कोशिश ज़रूर की है कि एक अच्छे ताल्लुकात इस्तवार किए जा सकें और अपना जो हमसाया दोस्त है उसको कोई इंसानियत का शायद कोई दर्द जो है वो जाग जाए, कोई इंसानियत उसके अंदर जाग जाए, और उसके लिए हमेशा कोशिश की गई। और उसी की कोशिश आज करतारपुर का एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल जो है मैं समझती हूँ दुनिया के आगे मौजूद है, जिसका कि आज से नहीं बहुत देर से कोशिश की जा रही थी, जो कि खैर अब रंग ले आई जिस तरह से भी आई, लेकिन बात ये कि हमेशा कोशिश यही की गई। लेकिन अगर आप भारत की बात करते हैं तो उनके अंदर इंसानियत तो कभी भी नहीं रही, क्योंकि सबसे पहला जो मिशनरी जिसको जिंदा जलाया गया था ऑस्ट्रेलियन जो था, वो भी भारत में ही किया गया। और यहाँ पर बात किसी भी अक़लियत की, अगर वहाँ पर हम जो नॉन हिंदू वहाँ पर जो रहते हैं हिंदुस्तान के अंदर, उनको अगर देखा जाए तो हम सब जानते हैं कि उनको जिंदा जला दिया जाता है और उनके साथ क्या क्या कुछ होता है। लेकिन अगर आप ये बात कहें कि पिछली हुकूमतों ने बड़ा शायद कोई गुनाह कबीरा कर दिया, तो मैं इसमें एक आपकी करेक्शन ज़रूर करना चाहूँगी, वो ये कि वो पिछली हुकूमत ही थी जिन्होंने जो है जब सार्क होने की कोशिश की, करवाने की कोशिश की गई, तो तब जो बाइकॉट जिस तरह से इंडिया ने अपनी चाल चली, तो उसके ऊपर तमाम तर फोरम्स के ऊपर इस चीज़ को उजागर किया गया कि पूरी दुनिया में जो है वो एक चेहरा जो है वो भारत का ज़रूर दिखाया जा सके कि कश्मीर पे उसका स्टैंड क्या है। तो इसलिए ये कहना कि पाकिस्तान की पिछली हुकूमतें जो है उन्होंने कभी कोई किरदार अदा नहीं किया, तो ये ज़्यादती। और अगर हम देखें तो इस वक्त भी कुछ ऐसे ममालिक हैं जिनकी भारत के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती, लेकिन उसके बावजूद भी उनके ताल्लुकात और तरह से जो है वो चल रहे हैं। लेकिन अभी जो करंट सिनेरियो है, करंट सिनेरियो के अंदर जो हालात आज इस टाइम भारत में हुए हुए हैं, मैं समझती हूँ कि यहाँ पर वक्त आपस में एक दूसरे को अगर हम दिखाने की बजाय ज़्यादा ज़रूरी है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऊपर, उन इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ जो ह्यूमन राइट्स के फ्लैग होल्डर्स हैं, वो कम्युनिटीज़ जो अपने आप को जगह जगह हमारे ऊपर बैन्स लगाते हैं और कतगन लगाते हैं, उनको ये दिखाया जा सके और उनको ये सवाल किया जाए कि आप बताइए कि आज जो भारत का मकरू चेहरा जो सबके सामने मौजूद है उसके ऊपर वो क्या बात करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा ज़रूरी है। और कोई भी हुकूमत हो नूर, मैं ये समझती हूँ कि कोई भी अपने मुल्क के साथ ना तो बुरा करना चाहते हैं, हर कोई ये चाहता है कि एक अच्छे ताल्लुकात रहे ताकि हमारे बॉर्डर्स पे चैन रहे, आराम रहे और लोग तरक्की की तरफ बढ़ सके। लेकिन भारत का वतीरा कभी भी ये नहीं रहा। इंटेलेक्चुअल टाइप प्रोग्राम का फॉर्मेट जो हमने पहला सेगमेंट तकरीबन कर लिया। अब आप टैगलाइन चेंज फरमा दीजिए PCR वाले दोस्तों। अब आप आ जाइए आरफीन स्पेशल पे।
टैगलाइन चेंज फरमा दीजिए। मैं मोहतरमा सॉरी, आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही। मैडम आयशा, अब आप मुझे सुन सकती होंगी, मुझे ऐसा लगता है। मैडम, शहरियार आफरीदी साहब के बारे में कुछ मालूमात आपसे लेनी थी, अगर आप कोई मदद फरमा सकें हमारी। शहरियार आफरीदी साहब एक मर्तबा फिर बोले हैं, और आपको पता है जब वो बोलते हैं तो फिर मसाइल हो जाते हैं। कहते हैं कि हमें मनशियात से फ़वायद हासिल करने होंगे। मैडम, कुछ लोगों का तो ये कहना है कि आजकल सिर्फ नशे ही खुश हैं, बाकी दुख में तो वो हैं कि जिनको होश है। दूसरी बात, चर्च से दवा बनाने की ख्वाहिशमंद ये वज़ीर मौसूफ कराची में खिताब फरमा रहे थे और उन्होंने दावा किया कि इनका इदारा या इनकी मिनिस्ट्री मनशियात के खिलाफ पहली डिफेंस लाइन है। मैडम, ये तो हो सकता है कि हो, मैं इस बारे में तो जानता नहीं, इसलिए इस पर लबकुशाई करके क्यों बिलावजह अपनी गर्दन दूं। दूसरा जो उन्होंने काम किया वो भी ठीक है, जस्टिफाइड है। वज़ीर हैं तो वज़ीर आज़म की तारीफ़ नहीं करेंगे तो क्या पड़ोसी मुल्क के वज़ीर आज़म की तारीफ़ करेंगे। उन्होंने उनकी दानिश की, अक्ल की तारीफ़ फरमाते हुए कहा कि खान साहब का हर फैसला नेक नियति पर मबनी है। मैडम, उनके तमाम फैसले यकीनन, मुझे एतराफ़ है, यकीनन नेक नियति पर मबनी होंगे, लेकिन शहरियार आफरीदी को वज़ीर बनाने का फ़ैसला ये खासा मशकूक है। इस एक फ़ैसले पर तबसरा अगर आप करना चाहें तो करते हुए सवाल के पहले हिस्से पर आइएगा, जब ये फरमा रहे थे कि हमें चर्च से, मनशियात से फ़वायद हासिल करने चाहिए। मैडम, कौन से फ़वायद हैं जिनसे हम जैसे अक्ल के अंधे इस्तेफ़ादा नहीं कर पा रहे? काइंडली ज़रा हमारी रहनुमाई फरमाइए। देखिए, शहरियार आफरीदी साहब का वज़ीर बनना, इसके अंदर तो खान साहब वो हमारे पुराने वर्कर हैं, बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, हमारा बहुत ताल्लुक़ है हम सारों का उनके साथ, और इसके अंदर कोई हर्ज नहीं है। पहले उनको होम मिनिस्ट्री में लेके उनको इंटीरियर मिनिस्ट्री में लेके आए थे और उसके बाद फिर उनको एंटी नारकोटिक्स में ले गए। सो ये फ़ैसला तो खान साहब का है और जो वो मुनासिब समझेंगे वो करेंगे और हम उसके साथ खड़े रहेंगे। भाई हैं हमारे, 100 बिस्मिल्लाह, जैसे खान साहब के वो लीडर हैं, वो भाई हैं, जैसे मुनासिब समझे, हमें कोई एतराज़ नहीं। जहाँ तक ड्रग्स के फ़वायद का मसला है, वो एंटी नारकोटिक्स जो है वो शहरियार साहब चला रहे हैं, उनसे पूछना है, उन्हीं से मुझे भी समझना पड़ेगा। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक जो उन्होंने बात स्पेसिफिकली की थी वो कैनबिस ऑयल की थी, और कैनबिस ऑयल जो है एक इंटरनेशनल इंडस्ट्री में क्रिएट हो रहा है और बहुत सारी जगहों पे कैनबिस को लीगल भी क्रिएट किया जा रहा है। शायद उस रेफरेंस में उन्होंने स्पेसिफिकली बात की थी कि एक चीज़ को हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इसके अंदर कोई हर्ज भी नहीं है अगर वो जहाँ पे लीगल है वहाँ उन लोगों के साथ उस चीज़ के तासुब में कारोबार करने में शायद कोई हर्ज भी नहीं होगा। बट ये बात, मेरा ख्याल ये कि उन्होंने उस रेफरेंस में की थी कैनबिस ऑयल के, जो कि दुनिया में एग्जिस्ट करता है और इसकी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। राइट मैम। खुर्रम साहब, हुजूर वाला, सिंध की सियासत में एक और तहलका मच गया सर। SSP डॉक्टर रिजवान साहब ने IG सिंध को एक मोहब्बतनामा अरसाल फरमाया है, जिसमें उन्होंने सईद गनी और इम्तियाज़ शेख जो वुज़रा हैं सिंध हुकूमत के, उनसे अपनी जान को खदशा जाहिर किया है। इससे पहले उन्होंने बताया है कि कच्चे के इलाके के कुछ डाकू धमकियां दे रहे हैं, जराइम पेशा अनासिर को वुज़रा की पुश्त पनाही हासिल है। आपको याद दिलाता चलूँ कि डॉक्टर रिजवान पहले ही सईद गनी और इम्तियाज़ शेख के ख़िलाफ़ चार्जशीट पेश कर चुके। हुजूर वाला, कुछ अरसे कबल या कुछ दिनों कबल एक सहाफ़ी की जिसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक बेसिकली रिपोर्ट फाइल की थी, उसकी पुरस्रार मौत, और अब एक हाई प्रोफाइल ऑफिसर की जानिब से इस खदशे का इजहार। सर, क्या कुछ कड़ियाँ मिलती दिख रही हैं या मुझे मुगालता हुआ है? नूरुल आरफीन साहब, आपके सवाल के 2-3 हिस्से हैं। पहले आपने डॉक्टर रिजवान साहब के खत को अगर आप एक हिस्से पे इक्तिफा करें तो प्रोड्यूसर भी बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि इससे पहले ही मुझे ब्रेक पे जाने के लिए कह देंगे ये। अच्छा, मैं जवाब दूं या आप पहले ब्रेक पे जा रहे हैं? नहीं, मतलब मेरी ये मजाल, आप थोड़ा सा जवाब दीजिए, जितना मुझे मुनासिब लगेगा उसके बाद मैं काट दूंगा। अच्छा ओके। देखें हजूर, बात यह है, डॉक्टर रिजवान साहब ने अपने जवाब बकौल आपके मैंने अभी सुना, उन्होंने कहा जी कि कुछ जराइम पेशा अफराद उनको धमकियां दे रहे हैं और ये बात पुलिस ऑफिसर कर रहा है। तो अगर एक पुलिस ऑफिसर ये कह रहा है, रिगार्डलेस के वो सिंध में है, KP में है या पंजाब में है या पाकिस्तान के किसी हिस्से में, तो फिर तो पुलिस डिपार्टमेंट को जरूर ख़त्म कर दीजिए। अगर आपने पुलिस डिपार्टमेंट बनाया है क्रिमिनल्स की सरगोबी के लिए और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, तो ये तो मेरा ख्याल है कि फिर उनको वैसी नौकरी नहीं करनी चाहिए पुलिस की, या पुलिस डिपार्टमेंट ही ख़त्म कर दें या इनको कहें भाई आप घर चले जाएं वापस।
सीधी सी बात है। अच्छा, जहाँ तक बात रही ये, इसमें तो कोई अब ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि सिंध गवर्नमेंट और आईजी पंजाब के बीच में एक तनाज़ा चल रहा है और उसमें बिकॉज आईजी पंजाब को बैकिंग है फेडरल गवर्नमेंट की, तो वो एक्ट कर रहे हैं एज अ पॉलिटिकल लीडर इंस्टेड ऑफ आईजी सिंध जो हैं वो एक्ट कर रहे हैं एज अ पॉलिटिकल लीडर इंस्टेड ऑफ सरकारी मुलाजिम। देखें जी, आप पंजाब में 5 आईजी चेंज कर देते हैं, ना वजूहात सामने आती हैं, ना वावेला होता है, ना आगे से जिसको चेंज किया जाता है वो कहता है कि मैं इस चीज को नहीं मानता। बिल्कुल दुरुस्त है, ये बात तो मैं भी आपकी मानता हूं कि जो पंजाब में हो सकता है वो यहाँ सिंध में क्यों नहीं होता। सर, इसी जवाब पर फिलहाल इक्तफा करते हैं, यहाँ ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक पर जाएंगे और फिर वापस आएंगे तो मजीद कुछ गुफ्तगू है जो फरमानी है। नाज़रीन, बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मोहतरमा रूमीना खुर्शीद साहिबा, जनरल नॉलेज का एक सवाल आपसे पूछने की इजाज़त चाहता हूँ। उज़्मा बुखारी साहिबा का एक चश्मकुशा बयान आज जो है वो सामने आया है। उन्होंने इरशाद फरमाया कि नवाज़ शरीफ साहब मरियम नवाज़ के बग़ैर सेहतयाब नहीं हो सकते। अवामुन्नास कन्फ्यूजियाई हुई है, पूछ रही है कि मरियम नवाज़ ने मेडिकल की तारीख़ में ऐसी कौन सी डिग्री हासिल कर रखी है कि उन्हें देख के इज़राइल अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह इल्ला माज़अल्लाह दौड़ लगा देते हैं, या उनके पास कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है जिससे वो मुर्दों को ज़िंदा कर देती हैं, या उनके पास ऐसी कौन सी बूटी उनकी ज़ंबील में बंद है कि जिससे नवाज़ शरीफ साहब उन्हें देख कर खिल उठेंगे। दूसरी बात उन्होंने फरमाया है कि नवाज़ शरीफ साहब को इश्तिहारी करार देना चांद पर थूकने के मुतरादिफ है। पूछना ये था कि ये चांद अक्सर दयारे गैर में क्यों जा निकलता है मैम? सबसे पहली बात तो ये कि आपने जो बात की, मेरे ख्याल में कोई भी माँ बाप जो हैं वो अपनी औलाद से बहुत प्यार करते हैं, और कोई भी इंसान जब किसी भी ओहदे पे होता है तो उससे पहले उसके अपने रिश्ते भी जो हैं वो भी मायने रखते हैं। और बीमारी के इस आलम में जबकि थ्रू आउट उनकी ये बेटी जो हैं उनके साथ शुरू से अब तक मौजूद रही हैं, तो और उनको बखूबी वो उनकी आदतों और चीज़ों से कुछ होता है कि इंसान करीब भी होता है। तो मेरे ख्याल में इस बात को सियासत की रंग दे देना, या आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, मैं तो उस तरफ बिल्कुल नहीं जाऊंगी। और मैं समझती हूँ कि कोई माँ हो, बाप हो, बेटी हो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके साथ आप ज़्यादा अटैच होते हैं और उनकी मौजूदगी या उनके उससे आप लाइट फील करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। इसी वजह से जब डॉक्टर्स भी अगर कोई बंदा बीमार हो, कुछ हो, तो कहा जाता है कि उनको खुश रखें या जिनके साथ ये प्यार करते हैं उनको करीब रखा जाए। और दूसरी बात दयारे गैर की आपने जहाँ पे की, तो उसमें मैं बड़े क्लियर अल्फाज में कहूँगी कि ये चांद दयारे गैर में ही नहीं निकलता। ये पाकिस्तान में भी उस वक्त भी आए थे जब अपनी बेगम, उनकी बेगम बीमारी की हालत में थी और वेंटिलेटर पे मौजूद थी, तो वो उनको छोड़ के अपनी इसी बेटी के साथ पाकिस्तान वापस आए थे और जेल में भी रहे। और रही अब उनकी जो कैफियत है वो किसी से ढकी छुपी नहीं। अब इसके ऊपर कोई सियासत करना चाहता है, जो कि हम देख रहे हैं मुसलसल हो रही है और जिस तरह पहले भी और होता है, तो अगर अब उसके ऊपर कोई कर रहा है तो उस पर तो हम कुछ नहीं कह सकते। बाकी अज़मा जो है उन्होंने जो भी बात की, अपनी जिस बात में की, वो बिल्कुल वो उसके ऊपर तो वही बता सकती हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि हर एक इंसान को अपने आप को एक्सप्रेस करने का हक़ है, और उनको जो मुनासिब लगा उन्होंने अल्फाज अपनी लीडरशिप के लिए इस्तेमाल किए। यहाँ पर लोगों को स्माइल बड़ी आउट ऑफ द वे जाके लगती है और चलना फिरना बहुत अच्छा लगता है, तो वो तो एक बाप बेटी के लिए बात की जा रही है, तो मेरा ख्याल में इसमें तो कोई बुराई नहीं है। सही है। अच्छा मोहतरमा आयशा साहिबा, ये मुझे बताइएगा, एक ख़बर हमें बताती है कि वज़ीर आज़म साहब यूटिलिटी स्टोर्स पर अपनी तस्वीर लगाए जाने पर खफा दिखाई दिए, बरहम दिखाई दिए। उन्होंने फ़ौरन तस्वीर को हटाने का हुक्म देते हुए फरमाया है कि यूटिलिटी पैकेज का मकसद आवाम को रिलीफ देना था, अपनी प्रमोशन नहीं। मैडम, जनरल नॉलेज का एक और सवाल आपके लिए भी है। प्रमोशन तो हो गई, रिलीफ देना मकसद हो या रिलीफ उनसे हतमी तौर पर वापस ले लेना, लेकिन प्रमोशन तो हो गई। ये प्रमोशन जब तिरछी टोपी वाले यानी शहबाज शरीफ साहब, खादिम आला, जब वो किया करते थे तो ये बहुत एक मुज़िर चीज़ थी। इससे अवामुन्नास की सेहत पर, उनकी याददाश्त पर, उनकी पता नहीं किस चीज़ पर असर होता था। लेकिन जब यही काम मेरे मसीहा के लिए हो तो ये ऐन कार हलाल ठहरता है। ये क्या है मैडम, ज़रा कुछ रहनुमाई कीजिएगा।
देखिए, आप तो जो बात, दोनों बातें आप खुद ही कर रहे हैं। एक तरफ ये कह रहे हैं कि तिरछी टोपी वाले, अच्छा सा लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, जब वो करते थे तो ये हराम था और ये गलत हो जाता था। देखिए, हम आज भी यही कहते हैं कि गलत है, हम हर वक्त यही कहते रहते हैं। हमारा उस वक्त भी स्टांस यही था कि अपनी हुकूमती पैसों से अपनी पब्लिसिटी नहीं होनी चाहिए, और आज भी हमारा यही स्टांस है। और जब यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर खान साहब की तस्वीरें लगाई गई एक रिलीफ पैकेज के ऊपर, तो उसके ऊपर उन्होंने बरहमी का इजहार किया। तो और अभी हम लोग हुकूमत में हैं, आप फिक्र ना करें, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। तो इस अरसे के अंदर अगर पहली दफ़ा ही रोक दिया गया है और टोक दिया गया है, तो अल्लाह खैर करेगा, ये दोबारा नहीं हो पाएगा। और अगले हर एक को इस बात का एहसास होगा जब वो दोबारा किसी वक्त भी खान साहब की खुशामद करने के लिए तस्वीरें लगाने की कोशिश करेंगे, तो वो रुक जाएंगे कि ये खुशामद उल्टी भी पड़ सकती है उनको। राइट। राजा खुर्रम परवेज साहब, चीफ जस्टिस साहब पूछना चाह रहे थे, उनके रिमार्क्स थे कि सिंध हर काम में सबसे पीछे क्यों होता है, नई गज डैम बनाने से सिंध हुकूमत को कौन रोक रहा है, सिंध वाले पानी को तरस रहे हैं जबकि सबसे बड़ा ज़ख़ीरा खुद सिंध में मौजूद है। हुजूर वाला, सिंध तो बहुत आगे निकल चुका है। सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े जो है बम प्रूफ जरदारी हाउसेज़ हैं, क्या उसका नाम है, बिलावल हाउसेज़ हैं, जहाँ मौत को भी दस्तक दे करके अंदर जाने की मेरे ख्याल इजाज़त लेनी पड़ती होगी। बुलेट प्रूफ बम प्रूफ दीवारें हैं जहाँ से आवाम की आहो बका, उनकी चीख पुकार अंदर नहीं जा सकती। यहाँ 3 साल का बच्चा जो अपनी जान देता है तो उसकी मैयत को उठाने के लिए चिंची हमें दस्तयाब होता है। हर 96,000 अफराद पर हमें एक पूरी एक एम्बुलेंस मुयस्सर है। सिंध में तो अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। चीफ जस्टिस साहब की बात का जवाब अगर आप इनायत करें तो फिर हम आगे बढ़ें। हुजूर, पहली चीज़ तो ये है कि आपने, जो मैं शुरू करना चाहूँगा, आपने बिलावल हाउस का जिक्र किया और बुलेट प्रूफ घर का या बॉम्ब प्रूफ वॉल्स की आपने बात की। नूरुल आरफीन भाई, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, खैर बीबी शहीद का जाना खैर सिर्फ पीपल्स पार्टी का नहीं, पूरे मुल्क का नुकसान था। पूरे मुल्क की वो लीडर थी, एक बड़ी शख्सियत थी, उनको हमने खोया है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। जब हम ये बात करते हैं तो क्योंकि वो वक्त बीत गया, वो जब वो वक्त चला जाए तो खैर उसका वो इशू इतना लोगों के जहन में नहीं रहता, उसकी इतनी अहमियत नहीं रहती। पर जब हमने हुकूमत भी संभाली 2008 से 2013 तक, तो हमने बड़ा मुश्किल टाइम देखा इस गवर्नमेंट ने। आए रोज़ बम धमाके होते थे, खुदकुश धमाके होते थे, लोगों पे फायरिंग की जाती थी। तो उस लिहाज से अगर वो अपनी सिक्योरिटी को रखना चाहते हैं, और पीपल्स पार्टी की भी ये राय है कि बिल्कुल हमें अपने चेयरमैन की ज़िंदगी की हिफाजत करनी है इन हालात में। और फिर जिस तरह के वो लीडर तो खैर बहुत सारे हैं, लेकिन आवाज़ एक ही है बिलावल भुट्टो की। बहुत सारे इश्यूज़ पर जब बाकी लोग खामोश रहते हैं, क्योंकि बेबाक आवाज़ आती है, कोई ज़ोरदार आवाज़ आती है, तो वो बिलावल भुट्टो साहब की ही होती है। जहाँ तक बात रही सिंध की, तो मैं ये नहीं कहता सिंध में सब अच्छा है। मैं हरगिज़ ये नहीं कहूँगा कि सिंध में बहुत कुछ जो है वो ठीक हो गया, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बहुत सारी मुश्किलात के बावजूद बहुत सारे काम भी हुए। शायद हम एक तो इस चीज़ में पीछे रहे पीपल्स पार्टी वाले हमेशा से, जो मैं इतराफ़ करता हूँ कि शायद हम अपनी कारकर्दगी को बता नहीं सके खुल के। हेल्थ में बहुत सारे काम हुए, रोड नेटवर्क्स में काम हुए, जो आपका पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं थर में 700 से ज़ायद मकामात पे बहुत काम हुआ, लेकिन बहुत कुछ करने की ज़रूरत भी है। अब हम जहाँ पे आके हैंडीकैप होते हैं वो ये होता है कि आज भी हम कहते हैं कि हमारा 165 अरब रुपया वफाकी हुकूमत के ज़िम्मे है, वाजिबुल अदा है, वो हमें नहीं दिया जाता। अब जब आपके पास इतनी बड़ी तादाद में रकम जो है वो आपको मिलती ही नहीं है वफाक से, तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसमें आती हैं। बहुत सारी कोशिश की गई, बहुत सारी चीज़ों में हमने बेहतरी भी की है, बेहतरी की गुंजाइश भी मौजूद है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें जो बड़ा हर्डल आता है वो तब आता है जब इतनी बड़ी अमाउंट जो हमें नहीं दी जाती। तो ज़ाहिरी बात है बहुत सारे मनसूबे रुकावट का शिकार भी होते हैं, बहुत सारे मनसूबे पेंड कर दिए जाते हैं, बहुत सारे मनसूबों पर आधा काम किया जा सकता है, ज़्यादा टाइम लगता है चीज़ों को होने में। तो मेरा ख्याल है कि वफाक को चाहिए कि जल्द अज जल्द ये रकम जो वाजिबुल अदा है, ये सिंध का हक है, पीपल्स पार्टी की बात नहीं है, सिंध की बात है, पूरे सूबे की बात है, ये हमें दिया जाए। और उसके बाद हमसे सवाल किया जाए कि जब आपको पूरी रकम देगी उसके बाद कोई कोताही होती है तो हम बिल्कुल जिम्मेदार भी हैं और आपकी अदालत में हाजिर भी होंगे। सर, ये तो शुक्र मनाइए कि मेरे पास कोई अदालत नहीं है, वरना मैं तो बहुत सौ को फारिग कर देता। वो बच्चा आपका शायद कुछ ना हो, लेकिन उस बच्चे से मेरी एक ऐसी रिश्तेदारी थी कि जिसको मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। वो 3 साल बच्चा जिसको घर जाने के लिए चिंची नसीब हुआ, वो एक बच्चा जिसने 10 साल के बच्चे ने सिंध में अपनी माँ की गोद में वैक्सीन न मिलने के सबब दम तोड़ा। मुझे नहीं पता बिलावल भुट्टो उसको जानते भी हैं या नहीं, लेकिन मैं कलमा पढ़ के कहने के लिए तैयार हूँ कि वो बच्चा मुझे दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा प्यारा था। हुजूर वाला, ये तो शुक्र मनाइए, मैं दोबारा कहता हूँ कि मेरे पास ना इक़्तिदार है, ना अगले 500 साल में ऐसा कोई चांस है कि मैं कुछ कर सकूँ।
वरना बड़े मामलात हो जाते। आपने जो कहा विफाक से 164 या 165 अरब या पता नहीं कितने अरब, हुजूर वाला मैंने सुना था, वल्लाह आलम। आप मुझसे ज़्यादा माशाल्लाह एक्सपोजर भी रखते हैं, आप मुझसे ज़्यादा तालीम भी रखते हैं, शऊर भी रखते हैं, फ़हम भी रखते हैं, आपका खानवादा भी जो है वो माशाल्लाह बड़ा सियासी है। हुजूर वाला अंग्रेज़ी में कहते हैं, अंग्रेज़ी भी शायद मेरी ऐसी ही है, व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। 10 साल के इक़्तिदार के बाद भी अगर सिंध में हर 96,000 नफूस को एक एम्बुलेंस दस्तयाब है, तो फिर मेरा ख्याल है ये जितने बुलंद मुकाबिर हैं इनको रूए ज़मीन के सीने से कब का फारिग कर देना चाहिए था, मिटा देना चाहिए था। जज्बाती बात आपको लगेगी, लेकिन थोड़ा सा ट्राई टू पुट योरसेल्फ इनटू अदर शूज। जिस बच्चे ने अपनी जान गंवाई है, आपको लगेगा कि मैं ज़्यादा गलत तो नहीं कह रहा। नाज़रीन, यह वक्त तो एक मुख्तसर से वक्फे का, वक्फे के बाद वापस आते हैं तो अपने प्रोग्राम को फिर वाइंड अप की तरफ ले जाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इख्तितामी लम्हात आन पहुँचे हैं। मैडम आयशा, अयाज़ अमीर साहब मारूफ सहाफ़ी कॉलम नगार अपने एक आर्टिकल में पुरानी सियासत आधी मर चुकी में रकम तराज हैं। इमरान खान वैसे ही मीडिया की तनकीद से घबराए रहते हैं, हालांकि देखा जाए तो उनको ज़्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए। जिस बंदोबस्त से ये हुकूमत चल रही है वो मजबूत है। इमरान खान अगरचे मांगे तांगे की इमदाद से हुकूमत में बैठे हैं, लेकिन फ़िलहाल वो किसी तूफ़ान की जद में नहीं। मैडम, फ़िलहाल और बंदोबस्त, ये है मेरा सवाल। ये बंदोबस्त किस हद तक दायमी है? मुख्तसरन अगर आप इरशाद करें। देखें, जिस मांगे तांगे की सपोर्ट से हम चल रहे हैं वो पाकिस्तान भर से वोट है, और लेट्स नॉट फॉरगेट कि वो वोट हमें लोगों ने डाला है। पता नहीं क्यों हम उसको भूल जाते हैं और कौन सी मांगे तांगे की सपोर्ट की बात शुरू हो जाती है। पाकिस्तान भर से, चाहे वो NA की सीट्स हैं या प्रोविंशियल सीट्स हैं, हम 2 सूबों में हुकूमत बनाए बैठे हैं, हम फेडरल में हुकूमत बनाए बैठे हैं, और ये वोटों से ही है। सो इसलिए इसको मांगे तांगे की कहना ज़्यादती की बात है। हमने बड़ी मेहनत करके, बड़े सालों की जद्दोजहद के बाद लोगों के साथ मिलजुल कर ये वोट कमाए हैं, और हम लोगों ने हमें ये डाले हैं। हम इसको पूरा ओन करते हैं और इस पे बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं, बिल्कुल शर्मिंदा होने को तैयार नहीं है। ज़बरदस्त इस्तक़लाल इस हद तक। बहरहाल मैडम रुमीना, आपके लिए भी सवाल। पुरानी सियासत आधी मर चुकी। अयाज़ अमीर साहब लिखते हैं, शहबाज शरीफ तो वैसे ही मसलियत की सियासत के बादशाह हैं, उन्होंने मौजूदा बंदोबस्त के खिलाफ कोई बात नहीं करनी। नून की जानशीनी का ताज मरियम नवाज पहनना चाहती हैं, तुंद और तेज़ बातें करने की महारत रखती हैं, लेकिन मौजूदा मसलियत के मौसम में उन्होंने भी चुप साधी हुई है। किसी ज़माने में मलका ट्विटर हुआ करती थीं, लेकिन अब ट्विटर अकाउंट भी बंद है। कुछ फरमाइए। देखिए, मेरे ख्याल में हम लोग जो जिस ज़र्फ़ के लोग रह गए हैं, मुझे लगता है हमें सिर्फ तनकीद बराए तनकीद करना अच्छा लगता है, लेकिन मैं समझती हूँ हर इंसान, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी ट्विटर क्वीन की आप बात कर रहे हों, या चाहे वो आप किसी यू टर्न किंग की बात कर रहे हों, तो मेरे ख्याल में बातें जो हैं वो हमें और चीज़ें नज़र भी आती हैं। लेकिन बहरहाल उन्होंने जिस तरह अपनी माँ को खोया और अब अपने बाप को जिस तरह वो तकलीफ़ और अजियत में देख रही हैं, तो मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत स्पेस मीडिया वालों को दे देना चाहिए। लेकिन हाँ, जिनको मीडिया ने इतना बनाया और इतना कुछ किया, मैं हैरान हूँ उनको। तो अब मैं क्या इस बात के ऊपर आपको जो है वो बात कहूँ, लेकिन मेरे ख्याल में हमें अपने आला ज़र्फ़ी का मुख्तसर जवाब देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। लगता है आप मेरा प्रोग्राम मुझे तो इज़्ज़त नहीं देता, मैं किसी की ज़ाती जो कंडीशन है उसके ऊपर इस तरह से। मैं पीपल्स पार्टी की तरफ जाऊँगा। खुर्रम साहब बैठे हैं, तो उनको मेरा ख्याल है थोड़ा सा हिला लेते हैं। खुर्रम साहब, मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ और आती भी हूँ। ज़हे नसीब मैडम। खुर्रम साहब, जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक़ है, ये कहना ये लिखना है आज़मीर साहब का, जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक़ है, आसिफ अली जरदारी भी मुकम्मल बाबाए मसलियत हैं, अंदर हैं और अंदर रहने का सही हुनर खूब जानते हैं, अंदर भी हों तो बादशाहों की तरह रहते हैं। बिलावल भुट्टो कभी कभी इक्का दुक्का फायर छोड़ देते हैं, लेकिन उनकी उम्र ऐसी है कि उनकी कही हुई बात को कोई अब तक सीरियस नहीं लेता।
नूरुल आरफीन साहब, मैं बिल्कुल इसका जवाब दूंगा। आप पिछले सेगमेंट में ब्रेक पे चले गए, मैं कुछ बात करना चाह रहा था, आपने ब्रेक ले ली, उसके बाद आप सिंध के हवाले से बात कर रहे थे। सर बहुत जल्दी वाइंड अप करना है, खबर जरा ख्याल रहिए। जल्दी करूंगा सर, जल्दी करूंगा। आपने उस बच्चे के हवाले से बात की, बिल्कुल हर बच्चे की ज़िंदगी उतनी कीमती है जितनी मेरे और आपके बच्चे की है। और बीइंग अ फादर, मैं ज़्यादा बेहतर अंदाज में इस दुख को समझ सकता हूँ। आपके जब बंदा साहिब औलाद हो और ऐसी खबर है तो दिल हिलता है इन खबरों से। लेकिन भाई एक गुजारिश सिर्फ करूँगा, सिर्फ सिंध में ये हालात नहीं है। अगर 96,000 बंदों के लिए एक एम्बुलेंस है तो पंजाब में भी कोई हर सूरत इससे बुरी होगी। जिस इलाके से मैं बिलोंग करता हूँ, एम्बुलेंस की सहूलत ही मैसर नहीं है। वहाँ पे देहात के जो लोग हैं उन्होंने पैसे पूल करके जो कैरी सलूकी कैरी होती है इसको ट्रांसफॉर्म किया हुआ है एम्बुलेंसेज में, और उस पर फिर हम लोग अपनी मदद आपके तहत ये सब कुछ कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल सिंध में इशू को उजागर करें, पर फिर साथ साथ बाकियों के बारे में भी बताएं। बाकी भी हालात कोई इतने अच्छे नहीं है, सूबों में कोई दूध और शहद की नदियाँ नहीं बह रही। जहाँ तक अयाज अमीर साहब की बात है जी, वो उनका अपना तजदिया होगा, उनकी अपनी सोच होगी, वो लिखते हैं, उन्होंने अपना एक तजदिया पेश किया है। जरदारी साहब इज़ नॉट वेल। जब वो बीमार हों और वो सियासत कर रहे हों तो एक नेगेटिविटी होती है जी कि ये कैसे बीमार हैं जो सियासत कर रहे हैं, और जब वो बीमार हैं और वाकई रेस्ट कर रहे हैं तब भी एक नेगेटिविटी है कि वो खामोश क्यों हैं। तो हमारा जवाब ये है कि बिल्कुल उनकी पार्टी सियासत कर रही है, उनका बेटा सियासत कर रहा है, और जैसे मैंने पहले कहा बड़ी वाज़ेह सियासत है। अभी हमने ऐलान कर रखा है, मार्च में हम रोड्स पे आ रहे हैं, एहतजाजी तहरीक का ऐलान हो गया है, साहिवाल डिवीज़न से उसका आगाज़ हो रहा है। तो हम तो अपने कहे पे काम कर रहे हैं, बाकी लोग लिखते रहते हैं, तजदिए पेश करते रहते हैं, ये उनका हक है, उनकी अपनी राय है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस वक्त कोई सबसे बेबाक और तगड़ी आवाज़ है तो वो पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी की है। गॉट यू पॉइंट। मोहतरमा आयशा साहिबा, रुमीना खुर्शीद साहिबा, राजा खुर्रम साहब, तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को एक मरतबा फिर हरकत पर हदिया तहनीत पेश करते हुए नाज़रीन यहाँ प्रोग्राम को वाइंड अप की तरफ ले जाते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी एक मरतबा फिर हाज़िर खिदमत होंगे। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।